हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 1 अगस्त को हम हमारा जियोग्राफी सेक्शन जो है सोशल साइंस में इसको स्टार्ट करेंगे। इसका पहला चैप्टर जो है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। जियोग्राफी बुक आपको एनसीईआरटी में कंटेम्प्रेरी इंडिया करके है। तो इंडिया जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के बारे में, अपने देश के बारे में सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज है, पर उसको डिटेल में हम इसमें देखेंगे। इंडिया की साइज़ क्या है, ये कहाँ लोकेट करता है। तो चलें हम लेसन स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता इंडिया भी है। आप सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ पर हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता जो है वो हुई थी। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 5 दशकों में इसने हर स्तर पे, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो इकोनॉमिक हो, प्रोग्रेस की है। ठीक है, और बहुत सारी डेस्टिनेशन भी मतलब अचीव की है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो प्रोग्रेस हुई है ये रिमार्केबल हुई है और इसको डिस्प्ले करता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस, मतलब आगे बढ़ रही है इन सब फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ओवरऑल प्रोग्रेस हो। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब ये अपनी प्रोग्रेस जो है कर रही है। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया का अपना एक मतलब कंट्रीब्यूशन है। चलिए अब लोकेशन देख लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, वर्ल्ड में ये कहाँ पर है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। देखो, अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आप सभी जानते हैं, ग्लोब एक अगर स्फीयर है तो उसको अगर हम आधा करेंगे तो हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो ये आपका इक्वेटर है, दिख रहा है आपको इक्वेटर, ये इक्वेटर है आपको, और इक्वेटर का उस तरफ का जो हिस्सा है वो नॉर्थ कहलाता है और इस तरफ का जो हिस्सा है वो साउथ कहलाता है। और वेयर वी आर, हियर वी आर, जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है ये इंडिया है। तो हम कौन से पार्ट में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा एक्सटेंशन है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे हम लेटीट्यूड मानते हैं 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। ये हमारे देश को 2 बराबर भागों में काटती है, डिवाइड करती है। टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, इसमें लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मतलब डायरेक्शंस की, तो आप सभी को मालूम है अपर साइड जो होता है उसको हम नॉर्थ कहते हैं, उसका जस्ट अपोजिट जो है वो साउथ होता है। ठीक है, सभी को मालूम है। और राइट साइड में आपका मतलब ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो साउथ और ईस्ट के बीच का जो पोर्शन कहलाता है वो साउथ ईस्ट कहलाता है। साउथ और ईस्ट, यहाँ पर कौन सा सागर है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। अगर हम बात करें साउथ और वेस्ट में तो साउथ ईस्ट कहलाता है ये। तो इसके एरिया में कौन सा सागर है, अरेबियन सी है, और यहाँ पर कौन सा आइलैंड है आपके, लक्षद्वीप। ठीक है, फाइंड आउट द एक्सटेंशन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम यूर एटलस। आप अपने एटलस में इनको एक्सटेंशन को पता कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा द्वीप है वहाँ पर, 30-35 द्वीप है लक्षद्वीप में। द साउथरमोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंडिया Indira Point got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami। इंडिया का जो
मेन लैंड था, मतलब साउथ मोस्ट जो पार्ट था, पॉइंट था, सबसे दक्षिणी बिंदु था इंडियन यूनियन का केंद्र, तो वो था इंदिरा पॉइंट। जो 2004 की जो सुनामी आई थी, जो बहुत भयंकर सुनामी थी, ठीक है, तमिलनाडु और केरला और यहाँ पर आई थी, जो इंडोनेशिया में हुए भूकंप, मतलब समुद्री भूकंप की वजह से उठी थी, मेन पॉइंट उसका वहाँ इंडोनेशिया में था, तो उसमें ये सबमर्ज हो गया था। अब आ जाते हैं साइज के ऊपर, आकार। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम जमीन की बात करें, लैंड मास की बात करें, तो इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल वर्ल्ड का कितना परसेंट हमारे पास में है, तो 2.4%, 24 बोलते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और आप अगर ये मैप देखेंगे तो इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि इंडिया जो है वो 7वें नंबर की सबसे बड़ी साइज में, आकार में, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये सबसे बड़ी कंट्री है। तो हमसे ऊपर जो है 6 जो कंट्री है उसमें आपका कनाडा आ जाता है, रशिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है। तो ये कुछ कंट्रियां हैं जो हमसे बड़ी हैं और हम 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर and total length of the coastline of the mainland including Andaman Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। देखो, अब लैंड बाउंड्री की बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर, और अगर हम बात करें मतलब कोस्ट लाइन की, उसमें मेनलैंड की कोस्ट लाइन जो मतलब आपके पश्चिमी घाट, मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जोड़कर जो आपके आइलैंड्स एरिया है वहाँ की भी मतलब उसको जोड़ लें तो ये टोटल होगा आपका 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी कि वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वतों से मतलब घिरा हुआ है इंडिया, वो भी नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वाला हिस्सा और वेस्ट वाला का हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा है नॉर्थ और वेस्ट के, उसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, जहाँ पे हमारा हिमालय स्थित है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इट बिगन टू टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन। देखो, नॉर्थ में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको माउंटेन मिलते हैं, पर जैसे साउथ में आते जाते हैं तो साइड जो है वो बढ़ती जाती है, फिर हमको रेकन प्लेटू मिलता है, ठीक है, और उसके बीच में आपका गंगा यमुना का क्या है, प्लेन है, ग्रेट प्लेन ऑफ गंगा यमुना, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। तो आगे चल के हम जो है इंडियन ओशन को दो अलग अलग शाखाओं में बांटते हैं। पहली शाखा है इसकी, पहली जो ब्रांच है उसको हम अरेबियन सी कहते हैं, जो हमारे वेस्ट में है, और दूसरी जो ब्रांच है इसकी वो है बे ऑफ बंगाल। एक्चुअली में ये दोनों हम इनको सागर भले कह सकते हैं, बे ऑफ बंगाल तो खाड़ी है और अरेबियन सी सागर है, बट it's they are just the extension of Indian Ocean, okay। Look at figure 1.3 and note that the latitude and longitude extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extension appear to be smaller than the north-south extent। अगर आप 1.3 फिगर में आप जाके देखोगे तो आप ये नोट कीजिएगा, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है एक्सटेंड करता है मेनलैंड में, वो 30 डिग्री के आसपास मतलब एक्सटेंड करता है, मतलब एक्सटेंशन जो है, अगर एक से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको 0 मान लें तो आप कैलकुलेट करोगे 30 डिग्री आपको मिलेगा। इस फैक्ट के बावजूद कि ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो छोटा है, मतलब जो पूर्व से पश्चिम की जो हमारी चौड़ाई है वो कम है, जबकि जो नॉर्थ वेस्ट की जो लंबाई है वो ज़्यादा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम लैग देखने को मिलता है, 2 घंटे का फर्क पड़ता है। Hence, time along the standard meridian of India at 2 degree 30 minute east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country। जैसे कि आपको अभी हमने पढ़ाया
कि 30 डिग्री का मतलब फर्क है लेटीट्यूड में। तो अगर ज़्यादा लंबाई हो जाती है तो आपका टाइम लेग बढ़ जाता है। हमारे इसमें टाइम लेग कितने का है, 2 घंटे का। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को माना है, और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारे इंडिया में कहाँ से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, ठीक है। और इसको हमने मतलब एक फिक्स टाइम माना हमारे इंडिया का, ताकि हमारा टाइम जो है बराबर रहे। द latitudinal extent influence the duration of day and night as one moves from south to north। अगर साउथ टू नॉर्थ की बात करें तो ये जो लेटिट्यूडिनल मतलब एक्सटेंट है, ये इन्फ्लुएंस करता है दिन और रात को। फाइंड आउट कीजिएगा आप, why 82 degrees 30 east has been selected as the standard meridian of India। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, फिक्स टाइम के लिए। why is the difference between the duration of day and night hardly felt at कन्याकुमारी but not so in कश्मीर, ठीक है। डे और नाइट जो है वो मतलब कन्याकुमारी मुश्किल से मतलब फिर क्या होगा, वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। हाँ, कन्याकुमारी में तो ये मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं नजर आता है, पर कश्मीर में ऐसा होता है। ऐसा क्यों है? तो इसका यही कारण है कि हम जैसे जैसे मतलब नॉर्थ की तरफ जाते जाते हैं, क्योंकि हम साउथ में वी आर वेरी मच क्लोजर टू द इक्वेटर, ओके। तो देयर सन की जो रे लाइट है वो डायरेक्टली गिरती है, क्योंकि एज वी मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, वहाँ पर जाते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उधर जो है आपका सन का जो रेज है वो उतना मतलब सीधा नहीं गिरता है डायरेक्ट, और वो तिरछी हो जाती है, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो मेन लैंड मास है वो मतलब हमारे सेंट्रल लोकेशन है इसका ईस्ट और वेस्ट एशिया की। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट का ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है या कंट्री है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंतर्गत कुछ देश आते हैं जिनके नाम है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब देखो ये बात यहाँ पर एक और अच्छी आई है कि जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है, इंडियन ओशियन रूट जो है उससे हमारा देश कनेक्टेड है वेस्ट से, मतलब पश्चिम से, यूरोप से जुड़ा हुआ है शुरू से, और ये जुड़ा हुआ है ईस्ट एशिया से भी, जिसकी वजह से हम जो है एक सामरिक केंद्र बन जाते हैं। सामरिक केंद्र वो होता है जहाँ पर मतलब आप बिजनेस पर्पस के लिए या आप डिफेंस पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हो, महत्वपूर्ण हो जाते हो। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Oceans, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast। अब चूंकि डेक्कन पेनिनसुला जो है वो आकर खत्म होता है इंडियन ओशन में, इसकी वजह से हमें मदद मिलती है इस्टेब्लिश करने में वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कॉन्टेक्ट बनाने में। हम इनके क्लोज आ जाते हैं, अपने जो कोस्ट हैं या हम कहें कि बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, इनकी वजह से। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। कोई भी कंट्री जो है, किसी भी कंट्री का इतना बड़ा कोस्टलाइन नहीं है जितना कोस्टलाइन हमारा बड़ा है। तटीय सीमा जो है जितनी हमारी बड़ी है उतनी और किसी भी देश की नहीं है इंडियन ओशन में, ठीक है। यू हैव टू फिक्स इट। और इसी एमिनेंट पोजीशन की वजह से, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पोजीशन की वजह से इंडियन ओशन का जो नाम पड़ा हुआ है वो जस्टिफाइड है कि हाँ इसका नाम अगर हो सकता था तो वो किसके नाम पर हो सकता था, इंडिया के नाम। और ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसा कौन सा ओशियन है जिसका नाम किसी देश पे पड़ा है या रखा गया है,
तो इंडियन ओशन है, इकलौता ऐसा देश है, ठीक है, सॉरी इकलौता ऐसा मतलब ओशन है ये। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्वेज कैनाल कब बना था। स्वेज कैनाल बना था आपका 1869 में। इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। इसकी जो डिस्टेंस थी इंडिया और यूरोप की वो कितनी हो गई, कम हो गई, 7000 कम हो गई। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपका इंग्लैंड है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, ब्लू कलर में। तो पहले जो जहाज होते थे वो पूरा चक्कर काट के ऑल द वे थ्रू गुड होप से होते हुए इस प्रकार से इंडिया आया करते थे। ये एक बहुत बड़ा चक्कर था, ठीक है, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उन्हें क्रॉस करना पड़ता था। स्वेज कैनल, हियर इज द स्वेज कैनल, यहाँ पर स्वेज कैनल है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, तो यहाँ से अब डायरेक्ट आप अरेबियन जो आपका सी है और अरेबियन पेनिनसुला जो है वहाँ से होते हुए डायरेक्ट आप कहाँ चले जाते हो, इंग्लैंड चले जाते हो, यूरोप चले जाते हो। यूरोप से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाता है, इसलिए 7000 का जो है आपका क्या चेंज हो गया है, डिस्टेंस जो है कम हो गई है। ये तो क्या है, एरिया वाइज है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रशिया आता है डिस्टेंस के क्षेत्रफल के हिसाब से, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, थर्ड फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील और सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ जो है हम इंडिया आता है, ठीक है, एरिया वाइज। तो 7वें नंबर की कंट्री है हम क्षेत्रफल के हिसाब से। क्लियर है, ये आपका मैप है, ओके, जो आपको बता रहा है कि किस प्रकार से आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको पॉइंट आउट किया गया है, ठीक। और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो मिर्ज़ापुर से होकर जा रही है आपकी। ये डिस्टेंस बता रहा है कि आपको ईस्ट टू वेस्ट 2933 और ये नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और ये आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर एक द्वीप नहीं है, यहाँ पर द्वीपों का समूह है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो निकोबार आइलैंड अलग है, अंडमान आइलैंड अलग है, यहाँ पर भी मतलब बहुत सारे कवरत्ती अलग है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग आइलैंड्स हैं, छोटे बड़े बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इंसान रहते भी नहीं है। ये जो हम बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, तो देखिए आप यहाँ से हम वेस्ट से यूरोप में मतलब यात्रा कर सकते हैं और ईस्ट में जो आपका ईस्ट एशिया है उससे हम पूरा व्यापार कर सकते हैं। पूरा देखिए अगर कंप्लीट पैसिफिक ओशन से होते हुए मतलब आप चाइना सी तक जा सकते हो। चलिए आज हम सिर्फ चैप्टर बहुत छोटे हैं इसमें। India's contact with the world have continued through the ages, but her relationship through the lands routes are much older than her maritime contact. देखो इंडिया की जो कॉन्टेक्ट है संसार के साथ में वो कई युगों से है, पर उसकी जो रिलेशनशिप है लैंड रूट से आर मच ओल्डर देन हर मेरीटाइम कॉन्टेक्ट्स। देखो जो समुद्री यात्राएं हैं, समुद्री जो कहें कि रास्ते हैं वो नए हैं, जबकि जो जमीनी रास्ते हैं जैसे कि आपने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा इतिहास में 8th क्लास में, तो वो बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो इंडिया का कॉन्टेक्ट शुरू से वर्ल्ड से रहा है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासिंग पैसेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स। तो हम अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में बहुत सारे पासेस है, पासेस यानी कि दर्रे हैं, ठीक है, बारामूला का दर्रा है, जो जिला दर्रा, ठीक है, बहुत सारे दर्रे हैं जिसके थ्रू एंशिएंट ट्रेवलर जो है ट्रेवल करते थे। ये उनके लिए पेसेस के काम करते थे, पेसेस यानी कि रास्ते का काम करते थे, उससे होते हुए वो पहाड़ों को पार करके आते थे। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर जो ओशन थे मतलब महासागर थे, इन्होंने ऐसे इंटरेक्शन को रोके रखा जब तक कि उनकी नेवल जो है वो यूनिट जो है अच्छी नहीं होगी, नौसेना,
दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। ये जो रूट्स थे इसने योगदान दिया है अपने आइडिया को और कम्युनिटीज को, सामानों को, मतलब शुरू से प्राचीन समय से ही एक्सचेंज करने में। द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हमारा उपनिषद मान लो, ठीक है, रामायण देख लो या पंचतंत्र की कहानियाँ देख लो, इंडिया की जो अंक की पत्ती है जिसके तहत हमने मतलब 1 से 9 और 0 को दिया है, डेसिमल सिस्टम दिया है हमने वर्ल्ड को, तो ये अरब से होते हुए पूरे वर्ल्ड में ये फैल चुके हैं। द स्पाइसेस, अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो मसाले, मुस्लिम्स और बाकी सारे मर्चेंडाइज जो है वो इंडिया से अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architecture style of domes and minarets from West Asia can be seen in different part of our country. ऐसा नहीं कि हमने ही सब कुछ दिया है संसार को, संसार से भी हमने बहुत सारी चीजें ली है, जैसे कि मतलब ग्रीक स्कल्पचर जो है वो आप देख सकते हो अधिकतर जगह पे, और बहुत सारे मतलब जो है डोम्स आपको देखने को मिलेंगे। मीनारत जो है, मीनारत का जो स्टाइल है वो वेस्ट एशिया से आया हुआ है, ठीक है। तो इंडिया के नाइबर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।